हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। अदर वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फोर्स को। न्यूक्लियर फोर्स को डिटेल में स्टडी करने से पहले हम फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। सो फंडामेंटल फोर्सेस कितने होते हैं? 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं। कौन कौन से? ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ओके। ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वीक, स्ट्रॉन्ग। These are 4 fundamental forces. Okay. So what is gravitational force? ठीक है। अभी हम यहाँ है या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे ही गिरता है। सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले बताया था, ठीक है, ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट पर क्या लग रही है? ग्रेविटी लग रही है, जिस वजह से हम क्या कोई भी चीज़ ऊपर उछालते हैं वो कहाँ गिरती है? नीचे गिरती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर यूनिवर्स के रिलेट में हम स्टडी करें तो क्या है, कोई भी दो प्लेनेट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। हर एक प्लेनेट की क्या होती है? अपनी एक ग्रेविटेशनल पावर होती है, ठीक है। जैसे अर्थ की होती है वैसे ही मून की भी होती है और अदर प्लेनेट की भी होती है, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे, फॉर्मूला क्या होता है इसका? F इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर m1 और m2 क्या है? m1 और m2 दोनों मासेज है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेज है, ठीक है। और r क्या है? उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस होती है। g क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इसे हम कूलाम फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये दोनों चार्जेस दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो सकता है। दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव होंगे तब तो ये क्या रिपल्सिव फोर्स होगा, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव होगा तब ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन r square, where q1 q2 are the magnitude of the charges and r is the distance between them, ठीक है। k क्या होता है? कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके। नाउ द नेक्स्ट इज वीक फोर्स। सो ये जो वीक होता है इसे हम क्या कहते हैं? वीक इंट्रैक्शन भी कहते हैं, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स या फिर वीक इंट्रैक्शन, ठीक है। अब ये इंट्रैक्शन किन के बीच में होता है? दिस इंट्रैक्शन इज बिटवीन द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम। सब एटॉमिक पार्टिकल के बीच में ये इंट्रैक्शन होता है, जैसे प्रोटॉन्स के बीच में, न्यूट्रॉन्स के बीच में, क्वार्क्स के बीच में, बोसॉन्स के बीच में, ठीक है। सो इनके बीच में ये जो इंट्रैक्शन है ना, इसे हम क्या कहते हैं? वीक इंट्रैक्शन कहते हैं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग of this force is, this force is responsible for the decay, responsible for the decay। डीके मीन्स अल्फा डीके होता है ना, बीटा डीके, गामा डीके, ठीक है। सो उन डीकेज के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। जैसे सन और स्टार्स में कंटिन्यूसली एनर्जी इमिट होती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और वीक इंट्रैक्शंस, ठीक है। नाउ द आवर टॉपिक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। द न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। Nuclear force is the strongest force among these forces, okay। So one thing is that एटम के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी रेंज बहुत कम होती है, हम स्टडी कर चुके हैं। ये रेंज होती है 10⁻⁻15 मीटर, ओके, न्यूक्लियस की रेंज। और इस न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो इन सब को, इतने सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को इतने कम स्पेस में बाउंड रखना, क्लोज रखना, ऑब्वियसली इसके लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए, ताकि इतने सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, इन सब को एक जगह रखा जा सके। सो इनके बीच में जो फोर्स लगता है, इनको एक जगह बाउंड रखने के लिए जो फोर्स लगता है,
उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। ओके, अगर हम इन चारों फोर्सेस का अगर रेशियो देखें तो इनका रेशियो होता है, अगर मैं ग्रेविटेशनल को अगर 1 दे और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रेशियो होता है वो 10 टू द पावर 36। ओके, एंड वीक फोर्स का होता है 10 टू द पावर 26 और इसका होता है 10 टू द पावर 38, सॉरी 39। तो आप देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, उसका जो वैल्यू है वो इन सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं इसे। उसके बाद में आता है वीक फोर्स और सबसे कम आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो अब डिटेल में स्टडी करेंगे हम न्यूक्लियर फोर्स को। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं। ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही रटने की ज़रूरत है, बस आप एक एक करके प्रॉपर्टीज समझते जाओ, आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसमें क्या होता है, इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियर फोर्स जो होता है, इसका जो नेचर है वो एट्रैक्टिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एट्रैक्टिव। अब आप सभी ये सोच रहे हैं कि भाई न्यूक्लियस के अंदर तो सारे प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन्स पे तो चलो मान लो कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन्स पे तो चार्ज होता है। और वो सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और हमने ये स्टडी किया है कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे जो चार्ज होते हैं जिन पे एक चार्ज होता है, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि भाई न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन है, उन सब पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर भी वो एक जगह पर है, मतलब रिपेल नहीं कर रहे, इतने छोटी सी रेंज में वो इतने सारे प्रोटॉन्स है इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसका नेचर कैसा होता है, एट्रैक्टिव नेचर होता है। कैसा नेचर होता है, एट्रैक्टिव नेचर होता है। सो क्या ये रिपल्सिव भी हो सकता है, इज इट रिपल्सिव नेचर। ठीक है, इसका नेचर रिपल्सिव भी हो सकता है। थोड़ी देर आप इसको बने रहिए। ठीक है, ये जो इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन आने वाली है 2-3 पॉइंट के बाद में। अभी बस आप इतना याद रखिए, इसका जो नेचर होता है, नेचर कैसा होता है, एट्रैक्टिव होता है। क्या ये रिपल्सिव भी होता है, थोड़ी सी देर में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सेकंड इसकी प्रॉपर्टी है इसकी रेंज। इसकी रेंज है वो बहुत स्मॉल रेंज होती है। ठीक है, आप सभी जानते हो न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। सो इसकी रेंज भी कितनी होती है, 10 टू द पावर -15 मीटर की होती है। ठीक है, बहुत न्यूक्लियस जितनी दूरी में न्यूक्लियस होता है केवल वहां तक ही इसकी रेंज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, न्यूक्लियर फोर्सेस आर द इंडिपेंडेंट ऑफ चार्जेस। ये चार्ज पे डिपेंड नहीं होते। यानी इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इनके बीच में जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इक्वल होगा। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में जितना न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है, जिस मैग्नीट्यूड में लग रहा है, उतना ही मैग्नीट्यूड प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा और उतना ही फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में होगा। सो मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, बहुत छोटी रेंज है। ठीक है, ये 10 टू द पावर -15 मीटर है। सो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में फोर्स लग रहा है। तो क्या ये फोर्स इन न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है या नहीं। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, इतनी छोटी रेंज में, इतने स्मॉल रेंज में फोर्स का डिस्टेंस पे डिपेंडेंस कैलकुलेट करना इतना इजी नहीं है। फिर भी हम फोर्स की, इस न्यूक्लियर फोर्स की न्यूक्लियॉन्स के बीच की डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंसी को शो करने के लिए ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, 2 ग्राफ बनाएंगे, एक ग्राफ बनाएंगे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ, और एक ग्राफ बनाएंगे फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। ठीक है, सो फर्स्ट इज पोटेंशियल एनर्जी और
डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। एक्स एक्सिस पे तो है डिस्टेंस और वाई एक्सिस पे है पोटेंशियल एनर्जी। ओके, नेक्स्ट ग्राफ हम बना रहे हैं फोर्स और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है और वाई एक्सिस पे फोर्स है। ठीक है, अब इन दोनों ग्राफ को हम अच्छे तरीके से स्टडी करते हैं। ठीक है, सो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी को जब डिस्टेंस 0.8 फर्मी है, ठीक है, 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है। ठीक है, और 0.8 फर्मी पर जो फोर्स है वो जीरो है। ठीक है, 0.8 फर्मी मतलब दोनों न्यूक्लियंस के बीच में, चाहे वो प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे वो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना हो 0.8 फर्मी। तो 0.8 फर्मी पर पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम है और फोर्स क्या है, जीरो है। ठीक है, फोर्स जीरो है, इसका मतलब यही है कि अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी है, इसका मतलब यह है उनके बीच में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम 0.8 फर्मी से आगे बढ़ते हैं, मतलब उन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। सो अगर डिस्टेंस बढ़ती है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ये देखो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी ये डिक्रीज हो रही है। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। सो यहाँ पर अगर डिस्टेंस 0.8 फर्मी से आगे बढ़ रही है, ज्यादा है, मतलब उन दोनों के बीच की डिस्टेंस 0.8 फर्मी से बढ़ रही है, तो फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव फोर्स होगा। फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव। एट्रैक्टिव नेचर का फोर्स होगा अगर उनकी डिस्टेंस 0.8 फर्मी से ज्यादा हो। ठीक है, लेकिन अगर 0.8 फर्मी से डिस्टेंस कम है, मतलब वो पास आ रहे हैं, ज्यादा ही पास आ रहे हैं दो न्यूक्लियन, तो पास आ रहे हैं मतलब डिस्टेंस कम हो रही है, तो 0.8 फर्मी से कम हो रही है तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, और डिस्टेंस अगर कम है तो ये पॉजिटिव में इंक्रीज होती है। सो यहाँ पर 0.8 फर्मी से पहले जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर कोई पूछे कि फोर्स की नेचर कैसी होती है न्यूक्लियर फोर्स की, तो आपको बताना है एट्रैक्टिव नेचर होती है। लेकिन इज इट बी रिपल्सिव फोर्स, क्या ये रिपल्सिव फोर्स हो सकता है, तो आंसर होगा यस, इट कैन बी रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, ये रिपल्सिव फोर्स हो सकता है। कब, जब डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, तब ये कैसी बिहेव करेगा, रिपल्सिव फोर्स की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, सो जब डिस्टेंस एक फर्मी से कम हो जाता है, तब ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव फोर्स की तरह बिहेव करने लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फोर्स में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।